नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। अभी तक तो बात मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने की होती थी। अभी तक तो बात खाद की होती थी, उत्तम बीज की होती थी या कीटनाशकों की होती थी। लेकिन अब बात तो एक और विषय पर पड़ गई है। वो विषय है मिट्टी में बंजरपन की शिकायतें बढ़ती जा रही है। और इसीलिए आज हमारे देश की 12 से 15% भूमि ऐसी है जिसमें अधिकांश भूमि बंजर हो गई है, जिसमें आप किसी भी तरह की फसल नहीं ले सकते, या फसल लेते भी हैं तो आपको 15-20% से अपनी उत्पादकता नहीं मिलती है। इतना बीज आप उसमें प्रयोग करते हैं, इतना खाद का खर्चा करते हैं, उसका 1/3 भी निकालना मुश्किल हो रहा है। इस बंजरपन की समस्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कई राज्य तो ऐसे हैं यहाँ की आधी से ज्यादा जमीन बंजरपन की कैटेगरी में आ गई है। सबसे ज्यादा तो गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। ये सारी जो ज़मीनें हैं, ये सारी जो खेत की भूमि है, ये बंजरपन की कैटेगरी में आ गई हैं। वहाँ कोई भी फसल लेना सहज नहीं हो गया है। बंजरपन के 2 एक निशानी होती हैं, पहचान होती हैं कि कोई भी फसल सहजता से जिसमें उपजती नहीं है। उपजे तो उसमें किसी तरह के फल-फूल नहीं लगते हैं, कोई फसल नहीं दी जा पाती है। थोड़ी बहुत वो विकसित होती हैं, सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। वो चारे के रूप में भी सहजता से प्रयोग नहीं हो पाती। तो एक तो ये रहती है। दूसरी, जब मिट्टी की आप परीक्षण कराते हैं तो ऐसी मिट्टी में आपको नमक की मात्रा ज़्यादा मिलती है, खास करके कैल्शियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और ऐसी मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन है, वो 0.1 और 0.2% के आसपास रहता है। जिस मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंट बढ़ गई हो, ऑर्गेनिक कार्बन 0 के आसपास आ गया हो, ऐसी मिट्टी को हम सीधे-सीधे बंजर भूमि में काउंट करते हैं। ऐसी भूमि में किसी तरह की खेती लेना बहुत मुश्किल है। और इसके कारण तो वही है कि हमने पिछले 30-40 सालों में रासायनिक खादों का इतना प्रयोग किया है, रासायनिक उर्वरकों का इतना सदुपयोग किया है कि हमारी मिट्टी अपना अपना उपजाऊपन खो गई है। मिट्टी हार्ड हो गई है, उसकी ऊपरी परत सीमेंट जैसी कठोर हो गई है। उसमें आप ना तो किसी घास फूस को उगते देखते हो, खरपतवार भी निकलने बंद हो गए हैं। ऐसी मिट्टी में आप ट्रैक्टर आदि से कुछ बीज तो डाल देते हो, लेकिन उसमें प्रतिफल के रूप में हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। मिट्टी कठोर है, उसकी मिट्टी की जो पानी की ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि उसमें कठोरता इतनी आ गई है। और आप बार-बार पानी देते हैं, तो वो पानी भी ज़्यादा समय तक आपकी आपकी खेत में रुकता नहीं है। वो सूख जाता है, बह जाता है, नीचे तो जाता ही नहीं, नमी तो उसमें रहती नहीं। नमी ना रहेगी तो ऐसे में अंकुरण की दर भी निम्नतम हो जाती है। तो ऐसी बंजर भूमि को कैसे हम उपयोग में लाएँ, कैसे उसको फिर से हम उपजाऊ बनाएँ, ये हमारे सामने एक कठिन प्रश्न हो गया। फिर भी ऐसी मिट्टी को सुधारा जा सकता है, ऐसी मिट्टी पे कार्य किए जा सकते हैं। यदि आप ऐसी बंजर भूमि के स्वामी हैं, बंजर भूमि को लिए चिंतित हैं, तो आप उसमें कुछ प्रयोग करके कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बंजर भूमि को सुधारने के लिए हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसी मिट्टी में, ऐसी खेत में रासायनिक जो खाद हैं, उनका उपयोग जो है कम से कम कर देना चाहिए। दूसरा, ऐसे खेतों को एक सीमा तक उसके चारों तरफ से मेड़बंदी करके उसमें जितना पानी डालें, वो एकाएक बहे ना। पानी बहने से भी पानी की जो पोषक तत्व हैं बह जाते हैं, निकल जाते हैं। उसमें यदि ढलान है तो निश्चित रूप से बहुत सारे पोषक तत्व अब ढलान के कारण वहाँ से निकल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए उसके चारों तरफ से मेड़ बना दें। यदि आपके पास पानी की समुचित व्यवस्था है तो उससे अच्छे से पानी भर दें। और पानी भरने के बाद पानी को जमीन में अंदर रिसने मत दें, उसको आगे बह जाने दें, क्योंकि बहने के साथ में काफी मात्रा में जो नमक है, उसको नमक को घोल के वो अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन बरसात में यदि आप इस काम को करेंगे तो आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। लेकिन यदि आप पानी पानी की इतनी सुविधाएं आपके पास नहीं है, या ऐसे प्रयोगों करने से वंचित हैं, तो गोबर की खाद की मदद से, हरी खाद की मदद से आप अपनी मिट्टी की इस बंजरता को दूर कर सकते हैं। गोबर की खाद में सारे विशेषताएं रहती हैं। सबसे पहले तो गोबर की खाद में
4 से 6% के आसपास ह्यूमस रहता है। ये ह्यूमस बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमस बंजरपन को रोकने में, मिट्टी को सुधारने में सबसे अनुपम है और इसीलिए इस गोबर का प्रयोग हजारों सालों से खाद के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि एक अकेला गोबर ऐसा है जिसमें सारे गुण समाहित हैं। इसमें पोषक तत्व भी हैं। गोबर में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है और ये ऐसी चीजें हैं, यदि आप एक छोटी गाय भी अपने पास पाल लेते हैं, उसका गोबर पूरे साल अपने खेतों में लगाते रहते हैं, उसकी खाद बना के आप खेतों को देते रहते हैं, तो एक छोटी गाय से भी 1.5 बोरी के आसपास ऑर्गेनिक यूरिया आपको खेत को मिल जाता है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। गोबर में काफी मात्रा में फास्फोरस भी रहता है, तो फास्फोरस की आपूर्ति हो जाती है। तीसरा पोटाशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे पोषक तत्व गोबर से सहजता से मिल जाते हैं। दूसरा, गोबर में बहुत बड़ी संख्या में माइक्रोब्स रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, एजोबैक्टर है। ये सारे सूक्ष्म जीवाणु गाय के गोबर में रहते हैं और जब गाय के गोबर के जीवाणु मिट्टी में पहुंचते हैं और नमी युक्त भूमि में उन्हें अपने को विकसित करने का अवसर मिलता है, तो मिट्टी की बहुत सारी जटिलताओं को ये सहजता से दूर कर देते हैं। गोबर के माध्यम से आप एक साथ न्यूट्रिशन भी दे देते हैं, माइक्रोब्स भी दे देते हैं। तीसरा, गोबर के 1 किलो गोबर में 4 से 6% के आसपास ह्यूमस रहता है। ये ह्यूमस वो है जो गोबर को पूरी तरह से, जब गोबर पूरी तरह से अपघटित नहीं होता, पूरी तरह से पचता नहीं है, पूरी तरह से सूक्ष्म खंडों में विभाजित नहीं होता, जो बच जाता है उसको ह्यूमस कहते हैं। और इस ह्यूमस की भी अपनी विशेषता है। वो विशेषता ये है कि ऐसा ह्यूमस अपने अंदर 8 से 10 गुना पानी सोख के रखता है। तो एक 1 किलो गोबर में यदि 4 से 6% ह्यूमस है और ये ह्यूमस जब मिट्टी में मिलता है, तो कम से कम 1624% गुना पानी अपने में सोख के रखता है। और आप जब अपने खेत के अंदर 1 साल तक गोबर खाद डालते रहते हैं, तो उसमें करीब करीब 1.5 क्विंटल के आसपास ये मिट्टी मिल जाती है। तो उस मिट्टी में काफी नमी बनी रहती है। जबकि आप अपने खेत में 10 से 12 क्विंटल के आसपास गोबर की खाद का प्रयोग कर लेते हैं, तो उसकी जो पानी सोखने की क्षमता है, कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, उसमें लाखों की संख्या में मित्र जीवाणु आ जाते हैं, तो उनके माध्यम से आप अपने खेत की इस बंजरपना को रोक सकते हैं। तीसरा, गोबर में एक और चीज रहती है, इसको बैक्टीरियाफेज कहते हैं। कुछ एक चीज और भी रहती है, जिसको हम जब रासायनिक सक्रिय जो एंजाइम्स रहते हैं, जो मिट्टी के खारेपन को तोड़ने में बहुत मदद करते हैं। आप निरंतर कुछ समय तक गोबर की खाद का प्रयोग ऐसी बंजर भूमि में करते रहते हैं, तो मिट्टी की जो बंजरता है वो तो दूर होती चली जाती है। ऐसी मिट्टी में स्वयं बीजों को अंकुरण करने की और बीजों को विकसित करने की क्षमता आ जाती है। आप इस प्रयोग को सहजता से कर सकते हैं। हम तो देखते रहे हैं, हमारे अध्ययन है, आपने अनुभव किया होगा। आज भी यदि आप जंगल जाते हैं, तो जंगल में कोई खाद पानी नहीं डालता, कोई विशेष न जुताई करता है, न बुआई करता है। उसमें बीज कहीं भी गिर जाते हैं, उतली जमीन पे बीज उगाते हैं और उन्हीं से मौसम के अनुसार जो बारिश गिरती है, मौसम के अनुसार जो पतझड़ होती है, उससे जो खाद बनती है, उससे जो पोषक तत्व मिट्टी को मिलते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो ह्यूमस वहाँ उपलब्ध होती है, उसी से वहाँ की जो पूरा वातावरण हरा भरा बना रहता है। वहाँ के पेड़ भी इतने मजबूत रहते हैं कि जो तीव्र से तीव्र आंधी के प्रकोप को झेल लेते हैं। जबकि हमें विशेष प्रयास करके गड्ढा खोद के कई कई फीट का गड्ढा खोद के बीज रोपने पड़ते हैं, फिर भी वो थोड़ी सी आंधी में उखड़ जाते हैं। तो जंगल की मिट्टी है, उसमें हर वो पोषक तत्व रहता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमस जाता है और पोषक तत्व जाता है और नमी ज्यादा है और बिना पानी के भी पेड़ फलते फूलते रहते हैं और हर तरह के पेड़ वहाँ सहजता से होते हैं। तो वही हमें वातावरण, यदि अपने खेत को, बंजर भूमि को हम अपने खेत में उपलब्ध कराते हैं, तो हमारी मिट्टी का जो बंजरपन है उसे दूर होता चला जाता है। आज तो हमारे पास कई साधन हैं, हम अपने स्वयं प्रयोग करते हैं। गोबर की खाद को विशेष प्रक्रिया से तैयार कर सकते हैं। ऐसी गोबर की खाद का 4 से 6 जो
कि किलो की जो गोबर की खाद है आपके आधे पौने एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसमें इतनी अद्भुत क्षमता पानी सोखे रखने की है कि वो मिट्टी की नमी को बनाने में काफी मदद करता है। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को सीख भी सकते हैं। आप इसको अपने दूसरे मित्रों तक भी दे सकते हैं। इसके संबंध में यदि आपको जानकारी चाहिए तो संकोच में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।